तो जैसा कि हमने कल किया था, टॉपिक हमने समझ लिए थे, कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने करवाए थे, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस मैंने करने को दिए थे, लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स आई, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने सवाल कर लिए। मैं उन बच्चों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे सवाल कर करके भेजे। मुझे रेनू ने सवाल करके भेजे, मंतसा ने सवाल भेजे और पंकज ने भेजे। बाकी मुझे किसी ने सवाल नहीं भेजे सोल्यूशन करके। इसका मतलब ये तो मैं मान सकता हूँ ये 3 बच्चे तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 3 तो पढ़ रहे हैं, बाकी लोग भी पढ़ें, ठीक है। लेकिन हाँ ये था, इनमें से एक आधे बच्चे के सवाल कुछ गलत हुए थे, तो मैं जिन जिन सवालों में गड़बड़ आई थी वो सवाल मैं अब करवा रहा हूँ एक तरफ से, ठीक है। तो देखो, जैसे एक सवाल ये था, पहला ये था, एक मैट्रिक्स दे रखी थी, उसमें 3 बातें पूछी थी मैट्रिक्स में। नंबर 1 पूछा था कि इसकी कोटि बताओ, नंबर 2 पूछा था इसमें अवयवों की संख्या बताओ, इसमें कितने अवयव हैं, ठीक है, अवयवों की संख्या, ठीक है। और एक चीज और पूछी थी इसमें, तीसरे रो और कॉलम की संख्या पूछी थी। फिलहाल वो तो सबने कर लिया था, कोटि भी सबने निकाल ली थी। एक बच्चे को इसमें दिक्कत आई कि अवयवों की संख्या कैसे निकालेगी। देखो, अवयवों की संख्या निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और एक हम वैसे कर सकते हैं, गिन सकते हैं। वैसे अगर हम गिन के कर लें बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब क्या हुआ, अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 12। लेकिन एक दूसरा तरीका, जो कि एक तरीके से फॉर्मूला है, तो वो आप लोग ध्यान रख लेना कि अवयवों की संख्या बराबर होती है कि रो की संख्या गुणा कॉलम की संख्या। तो हमारे यहाँ पे रो कितनी है, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, तो 3 चौक 12, ठीक है। दोनों में से कोई से भी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक सवाल तो ये था, और उसके अलावा ये सवाल हालांकि मैंने दिया नहीं था, एक लड़की ने कर भी लिया है। क्या सवाल था, यदि किसी आयु में 24 अवयव है, कितने अवयव हैं बच्चों, 24, तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। इसमें 2 सवाल है, पहला सवाल तो यहां तक ही, ध्यान से समझने सवाल को, बाकी को भूल जाओ, केवल लिखना पढ़ो। अगर आयु में 24 अवयव है तो लिख सकते हो आप लोग अवयवों की संख्या कितनी है, 24। तो वो संभव कोटियां, हाँ संभव कोटियां पूछ रहा है। तो देखो, कोटियां कैसे निकालते हैं, अगर आयु की हमें संख्या दे रखी हो तो कोटियां कैसे निकालते हैं, ज्यादा ध्यान रखना। आप लोगों को ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनकी गुणा करके 24 आ जाए, ऐसे ऐसे नंबर। तो देखो जरा, तो क्या क्या होंगी संभव कोटियां। सबसे पहले शुरुआत में 1 लिख दो, 1 लिख दो। अच्छा, 1 की गुणा किससे करें 24 आ जाए, आप जानते हो 1 की गुणा 24 से करनी पड़ेगी, ठीक है, पहली कोटि हो गई। अब 1 के बाद क्या नंबर आता है, 2 लिख दो। अब 2 की गुणा किससे करूं 24 आ जाए, 12 लिख दो, ठीक। अब 2 के बाद क्या नंबर आता है, 3 लिख दो। तो 3 की गुणा किससे करूं 24 आ जाए, 8 से, 3 अट्ठे 24। अब 4 ले लो, 4 की गुणा किससे करूं 24 आ जाए, 6 से। अब 4 के बाद 5 ले लो, 5 की गुणा किससे करूं 24 आ जाए। कोई नंबर ऐसा नहीं है कि 5 की गुणा करके 24 आ जाए, तो 5 हमारा काम नहीं करेगा। तो 5 के बाद 6, 6 की गुणा किससे करूं 24 आ जाए, 4 से। इसी प्रकार से बच्चों बाकी लिख दूं जल्दी जल्दी। तो 7 की गुणा किससे करूं 24 करो आ जाए। कोई ऐसा नंबर नहीं कि 7 से गुणा करके 24 आए, तो 7 काम नहीं करेगा। तो 7 के बाद क्या आएगा, 8। तो 8 की गुणा किससे करूं 24 आ जाए, 3 से। अच्छा, 9 लिखो, तो 9 की गुणा किससे करो 24 आएगा। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी 9 से गुणा करके 24 आया, तो 9 काम नहीं करेगा। 10 भी काम नहीं करेगा, कोई ऐसा नंबर नहीं कि 10 से गुणा करके 24 आ जाए। ना ही 11 काम करेगा, ना ही 12 करेगा।
तो 12 की गुणा किससे करो? 2 से। 12 के बाद 13 नहीं करेगा, 13 में ऐसा कोई नंबर नहीं है कि 13 की गुणा करके 24 आ जाए। 14 भी नहीं करेगा, 15, 16, 17 कोई नहीं करेगा, डायरेक्ट फिर लास्ट में कौन करेगा? 24 करेगा। 24 गुणा 1। तो ये क्या होगी बच्चों? आपकी संभव कोटियां हो गई। ठीक है, इस सवाल में 2 सवाल थे, पहला बार हमने कर लिया। अब उन्होंने सवाल चेंज कर दिया, उसने बोला यदि इसमें 13 अवयव है, यानी ऊपर का सवाल अब भूल जाओ। अगर अधि पहला अवयव की संख्या कितनी थी? 24। अब अगर 24 मत लो, कितनी लो? 13। तो लिखो अवयवों की संख्या कितनी है? 13। तो संभव कोटियां क्या क्या हुई? सबसे पहले 1 लिखो। 1 की गुणा किससे करोगे जो 13 आ जाए? सीधी सी बात है, 13 से ही करोगे। अच्छा 2 लिखो। 2 की गुणा किससे करो? 13 आ जाए। कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो 2 हमारा काम नहीं करा। 3 लो। 3 की गुणा किससे करो? 13 आ जाए। कोई नंबर नहीं है। इसी प्रकार 4 भी काम नहीं करेगा, 5 भी काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। बस लास्ट में जाके कौन काम करेगा? 13 ही काम करेगा। 13 गुणा, यानी 13 के लिए 2 ही संभव कोटियां हैं, एक 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1। मतलब समझते हो ना? इसके अनुसार 1 रो होगी 13 कॉलम, और इसके अनुसार 13 रो होंगी 1 कॉलम। ठीक है, ये सवाल था। अब आगे सवाल कंटिन्यू करते हैं। सेम मैनर से दूसरा क्या नाम है, तीसरा क्वेश्चन है वो आप लोग करेंगे। ठीक है, चौथे में मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आई होगी, है ना? 5वें को कर लेते हैं बच्चों को। 5वें का मैं पहला पार्ट करवाना चाहता हूँ। तो इसमें एक पूरे सवाल में एक बात है, मोड। ये जो दे रखा है इसे मोड बोलते हैं। इसका क्या काम है इसको पहले समझ लो। तो जो किसी भी संख्या पे अगर मोड लग जाता है तो वो संख्या को प्लस बना देता है। अगर वो संख्या पहले से ही प्लस की है तो है ही प्लस की, और अगर वो निगेटिव है तो वो तो भी प्लस होगी। कहने का मतलब अगर 3 के ऊपर मोड लग रहा है तो उसका मतलब क्या है? 3 है। और अगर -3 के ऊपर मोड लग रहा है तब उसका मतलब क्या है? 3 है। यानी कि इसका काम क्या करता है? ये प्लस को भी प्लस करता है और माइनस को भी प्लस करता है। तो यही काम इसका यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, तो वो करेंगे कैसे? जैसे कि आप लोगों को पहले जानते हो, 3/4 का वैल्यू लेना है तो लिख लो माना a बराबर कितने का लेना है? 3/4 का। बच्चों रो कितनी लेनी है? 3, और कॉलम कितने लेने हैं? 4। मैं बना दे रहा हूँ, सब सिखा चुका हूँ पहले। ठीक है, ये हमने अभी बना लिया 3/4 का, यानी कि 3 रो और 4 कॉलम। अब इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बच्चों, A11 क्या कहता है? A11 L, ठीक है, I की जगह 1, J की जगह भी 1, तो -3 गुणा 1 प्लस J की जगह भी 1, -3 प्लस 1,
-3 और +1 क्या आएगा, माइनस का। अब देखो जैसे कि हमने पहले सीखा, ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जैसे कि मोड का मैंने क्या काम बताया, प्लस बना देता, तो ये -2 को भी क्या कर देगा, प्लस बना देगा। तो इसकी वैल्यू सॉल्व कर लो, 2 से 2 कट के क्या आ गया 1। इसी प्रकार से A12 सॉल्व करेंगे, यानी कि I की जगह देखो अब भी 1 है, लेकिन J की जगह क्या करना है 2, तो -3 गुणा 1 प्लस J की जगह 2 माइनस का 3 -3 + 2 क्या है -1, और मोड का काम क्या होता है, माइनस को प्लस बना देना, तो -1 की वैल्यू भी क्या होगी 1, 1/2। इसी प्रकार से आप क्या निकालोगे, A11 A12 निकालोगे क्या, A13 I की जगह 1 J की जगह 3, तो -3 और I की जगह 1 प्लस J की जगह 3, -3 + 3 0, और 0 तो प्लस माइनस से मतलब होता ही नहीं, वो तो 0 ही है, क्या आ गया 0। A14 क्या करना है, I की जगह 1 और J की जगह 4, -3 + 4 क्या आ गया +1। और मैं भी एक बार समझा चुका हूं कि माइनस को भी प्लस बनाता है ये मोड, प्लस को भी प्लस बनाता है, तो +1 भी क्या रहेगा, +1 ही रहेगा। क्या सोल्व हो गया 1/2। बच्चों इसको मैं आप आगे नहीं कराऊंगा, मैंने केवल पहली रो के एलिमेंट निकाल के दिखा दिए हैं। इसी प्रकार से दूसरी रो के एलिमेंट निकालोगे, तीसरी रो के एलिमेंट निकालोगे, और वो सब एलिमेंट यहाँ पर रख दोगे, आपका मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये 5वां था। छठा देखते हैं। छठे का मुझसे एक बच्चे ने दूसरा और तीसरा पार्ट पूछा था, तो पहले हम छठे का दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि दोनों मैट्रिक्स बराबर हमें पता है, बराबर होने का मतलब क्या होता है कि ये एलिमेंट इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो रख दो जरा। x + y बराबर क्या आ गया 6, ठीक, इसको फर्स्ट बोल दो समीकरण नंबर। अब 2 बराबर 2, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं, वो तो दुनिया जानती है कि 2 2 के बराबर होता है। और 5 + z किसके बराबर, 5 के, और इसको 2 बोल दो। अच्छा 2 बोलने से पहले यहाँ से तो वैल्यू निकल जाएगी ना जेड की, सीधे सीधे कैसे निकलेगी, 5 को उधर ले जाओगे, जेड बराबर 0, तो जेड तो निकल गया, इसको अब 2 बोल दो। और तीसरा क्या लिखा है कि एक्स वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 3। बच्चों में एक्स का मान निकालना, हमें एक्स का मान निकालना था, वाई का निकालना था, जेड का निकालना था, तो जेड का तो निकल गया, अब एक्स और वाई का निकालना है इन दोनों की हेल्प से, यानी कि इन दोनों समीकरणों को मैं सोल्व करके एक्स और वाई का मान निकाल लेना है। कई तरीके होते हैं आपके पास करने के, लेकिन मैं सिंपल से सिंपल तरीका यूज करूंगा, हालांकि तरीके तो बहुत होते हैं इसको करने के। कैसे करेंगे जरा आप लोग देखो, यहां से एक्स या वाई दोनों में से किसी का भी मान निकाल लो, समीकरण 1 से। तो यहां से एक काम करो, वाई का मान निकाल लो, तो देखना वाई का मान यही तो आएगा 6 - 1, तो लिख दो यह है मान रखने पर। एक बात मैं बता दूं आपको, जैसे जेड तो पहले सॉल्व हो गया, हमें एक्स वाई को सॉल्व करना था, एक ये समीकरण थी और एक ये समीकरण थी।
खास बात ये है, ये दोनों समीकरण थी, हमेशा ध्यान रखना जिस समीकरण से मान निकालते हैं, हमने पहली समीकरण से मान निकाला बाई का क्या 6 माइनस एक्स। अच्छा हाँ, एक बच्चे ने ये भी गलती करी, मैं आप लोगों को बता दूं, उसने बाई का मान यही मान लिया कि बाई बराबर 6 माइनस एक्स। तो ऐसा नहीं होता है। अब जिस चीज का मान निकाल रहे हो, यानी कि एक्स वाई जेड का मान निकाल रहे हो, तो एक्स वाई जेड का मान एक्स वाई के टर्म्स में ही नहीं आ सकता। ये तो बाई का मान एक्स के टर्म्स में, तो ऐसा मान नहीं चलता है। ठीक है, संख्या आएंगी कुछ। तो अब जब मैं क्या कहना चाह रहा था कि जब हमने ये मान समीकरण 1 से निकाला तो इसको वापस समीकरण 1 में नहीं रखते हैं, दूसरी समीकरण में रखते हैं। तो हमें 1 और 3 को सॉल्व करना था, मान निकाला 1 से, रखेंगे किसमें, समीकरण 3 में। तो ये बाई बराबर 6 माइनस एक्स जो समीकरण 3 में रख दो, एक्स और बाई की जगह रखोगे 6 माइनस एक्स बराबर कितना, 8। गुणा करेंगे, सबको उधर ले जाओ, फैक्टर वगैरह सब करने जानते हैं। ठीक है, और फैक्टर करके सब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप लोग जानते हो फैक्टर करना। तो यहां से क्या मिलेगा और यहां से क्या मिलेगा। ठीक है, तो x के दो मान मिले बच्चों, x बराबर 4, x बराबर 2। अब एक बच्चे ने क्या काम करा कि x बराबर 2 का यूज करा, तो वो सवाल बच्चों आधा है, हमें दोनों का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब x के दो मान आए हैं तो हमें 2 का भी यूज करना पड़ेगा और 4 का भी। ठीक, तो पहले हम x बराबर 4 का यूज कर लेते हैं, x बराबर 4 से। ठीक है, देखो बच्चों x बराबर 4, क्या हेडिंग डाल दी मैंने, x बराबर 4 से। अब x देखो z तो हमारे पास पहले ही निकला हुआ है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 4 हमने ले लिया, अब क्या निकालना पड़ेगा, बाई। तो बाई अब भाई आपकी मर्जी है, चाहे इसमें रखो या इसमें रखो, इसमें रखो, तो सीधे सीधे मान निकल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखो बाई बराबर क्या है 6 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू रखी कितनी 4, तो 6 माइनस 4 क्या आ गया 2, तो बाई की वैल्यू क्या आ गई 2। तो कह सकते हैं अतः क्या सॉल्यूशन आया, देखो x बराबर 4, y बराबर 2 और z अपना फिक्स है क्या 0। इस पर तो मतलब असर ही नहीं पड़ने वाला, ये तो वो है ढीठ आदमी कि चाहे x बराबर 4 हो चाहे 2 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो 0 ही है। अब x बराबर 2 से इस्तेमाल करो, x बराबर 2 का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ठीक है, फिर से x की वैल्यू x बराबर 2 इसमें रख दो, तो y बराबर 6 माइनस एक्स 6 माइनस 2 यानी कि 4। तो यानी क्या मिला आंसर, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z हमारा वही 0। तो एक बच्चे ने केवल ये वाला सॉल्यूशन दिया था, तो उसको ठीक है ध्यान रखना, दोनों का इस्तेमाल करेंगे, 2 का भी और 4 का भी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड बराबर किस के 9, 5, 7। ठीक है, अच्छा वो तो एक लाइन अगर लिख दिया करेंगे ना तो और अच्छा सुंदर सा लगेगा। वो लाइन क्या है, ठीक है, हमने क्या करा, तुलना कर दी कि भैया ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, इसको फर्स्ट बोल दो, x प्लस जेड बराबर 5, इसको 2 बोल दो, और y प्लस जेड बराबर कितना 7, इसको क्या बोल दो। समीकरण नंबर 3। अब जो 3 समीकरण है, हमारी मर्जी है किसी भी प्रकार से सॉल्व करें। तो देखो जो मुझे तरीका, सबके अपने अपने तरीका अलग अलग हो सकते हैं, जो मुझे सबसे अच्छा तरीका दिखाई देता है
देखो समीकरण 1 को देखो और 3 को ध्यान दो। अगर मैं 1 में से 3 घटाऊंगा बच्चों तो ये आएगा, हो जाएगा माइनस माइनस आ जाएगा, तो बाई माइनस बाई कैंसिल, जेड माइनस जेड कैंसिल, केवल क्या रह जाएगा एक्स और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये काम मैं करूंगा, लिख रहा हूँ 1 - 3। आप लोग पूरी लाइन लिखोगे कि समीकरण 1 में से 3 घटाने पर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो देखना पहले 1 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, 3 क्या है बाई प्लस जेड बराबर 7, और फिर हम घटा देते हैं तो माइनस माइनस, देखो प्लस वाई माइनस वाई कट गया, प्लस जेड माइनस जेड कट गया, और यहाँ पर भी माइनस आएगा। यहाँ पे क्या बचा एक्स, और 9 - 7 क्या बचा 2। कितनी आसानी से वैल्यू मिल गई, एक्स बराबर 2। अब ऐसा करो, देखो एक्स बराबर 2 यहाँ पर रख दो तो किसका मान मिल जाएगा, जेड का। समीकरण 2 में एक्स बराबर 2 रखने पर जगह रखना है, इसमें एक्स की जगह 2 प्लस जेड बराबर 5, 2 को ले आएंगे माइनस का, तो जेड बराबर 5 - 2 यानी कि जेड बराबर 3। ठीक है, जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका 3। अब देखो एक्स भी आपके पास है, जेड भी आपके पास है, किसी भी समीकरण से निकाल, इससे निकाल लो। मैं यहाँ पे अगर जेड का मान रख दूंगा तो 22 आ जाएगा, जेड ठीक से, जेड ठीक से। समीकरण 3 में 22 का मान रखने पर, ठीक है, ये जेड है बच्चों, कुछ और मत समझ लेना। ठीक, यहाँ पे आप लोग बाई का मान रख दो, क्योंकि सॉरी बाई का तो नहीं, क्योंकि एक्स निकल गया, जेड निकल गया, बाई निकालना है। यहाँ पे जेड का मान रख दो, तो बाई प्लस 3 बराबर 7, तो बाई बराबर 7 - 3, बाई बराबर 4। देखो 7वां सवाल, ABCD के मान निकालो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले वही वाला लिखोगे कि दोनों और तुलना करने पर, जैसे पिछले सवाल में लिखा, आप लोग लिख लेना। अब बच्चों तुलना करोगे तो a - b बराबर क्या मिलेगा, -1, इसको फर्स्ट बोल दो, और 2a + c बराबर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, इसको सेकंड बोल दो, और 2a - b बराबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, इसको थर्ड बोल दो, और 3c + d बराबर क्या मिलेगा, 13 मिलेगा, इसको क्या बोल दो, 4 बोल दो। अब देखो करना क्या है भैया, आपके पास 4 इक्वेशन है, और 4 इक्वेशन से आपको a निकालना है, b निकालना है, c निकालना है, d निकालना है। अब ये आपके हाथ में है कि आप कौन कौन सी इक्वेशन का यूज करते हो। हालांकि यूज तो चारों होंगे, मतलब किसका एक साथ यूज करते हो। तो देखो मुझे एक सीधी चीज दिखाई देती है कि 1 और 3 में अगर मैं 1 में से 3 घटाऊं तो देगा घटाना 1 - 3। कैसे घटाते हैं, पहले 1 को लिखेंगे, फिर थर्ड को लिखेंगे। घटाने का मतलब चिन्ह पलट जाते हैं, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और 0 तो ना प्लस होता है ना माइनस होता है, इसको तो चिन्ह का मतलब नहीं होता। हालांकि लिखना चाहो तो देखो ये मान सकते हैं, यहाँ प्लस का माइनस हो गया, हालांकि 0 का कोई चिन्ह का मतलब नहीं होता। ये माइनस, ये प्लस कट गया, a - 2 है, माइनस a, -1 और 0 -1, तो ये बराबर क्या आ गया, a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब a की इस वैल्यू को अच्छा इसमें रख दो या इसमें रख दो, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की। चलो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट में रख देता हूँ a बराबर 1, a बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो भैया 1 - b बराबर -1, 1 को उधर ले जाओगे तो -b बराबर -2 आएगा, नहीं आएगा। b बराबर, b का मान क्या है, 2। अब देखो a भी मिल गया,
बी भी मिल गया, अब क्या चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए, तो सिंपल दिखाई देता है सारी समीकरण में। अगर ए का मान रख दूंगा तो सी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? तो समीकरण 2 में ए बराबर, ए का मान कितना आया 1 रखने पर, तो रखो भैया 1 रखो ए बराबर, तो 2 गुणा 1 प्लस सी बराबर 5 पर डायरेक्ट करूंगा, 2 ही कम 2 को इधर ले गए, माइनस का 5 माइनस 2 3, तो सी बराबर क्या आ गया 3। अब ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी चाहिए, डी कहाँ है इस वाली समीकरण में, यहाँ पे सी का मान रख दो। समीकरण 4 में सी बराबर 3 रखने पर, तो रख दो जरा, 3 गुणा सी का मान 3 प्लस डी बराबर 13, 3 3 9, 9 को उधर ले गए, माइनस का 13 माइनस 9 4, तो डी बराबर क्या आ गया 4। तो हम कह सकते हैं अतः ये ए बराबर हमारा 1 आया, बी बराबर हमारा 2 आया, सी बराबर 3 आया और डी बराबर 4 आया। हो गए ना, हो गए। अब हमें करना क्या है, आगे के सवाल कर लेते हैं जरा। अच्छा 8वां अभी नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। नमा तो मेरे ख्याल से हो गया होगा, ठीक। चलो तो नमा करवा देता हूँ, फिर उसके बाद आपका जो रह जाएगा 10वां और 8वां वो नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि फिर वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चार ऑप्शन दे रखे हैं इस सवाल में, कह रहा है कि x का मान -1/3, y का मान 7, b में कह रहा है ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है, c में कह रहा है y बराबर 7 और x बराबर -2/3, और d में कह रहा है x बराबर -1/3 और y बराबर -2/3। मतलब एक सवाल दे रखा है, वो कह रहा है यहाँ से एक्स वाई के मान निकालो, और फिर 4 ऑप्शन कह रहा है, बताओ एक्स वाई के मान के लिए कौन सा ऑप्शन सही है कि एक्स का मान इतना आएगा, वाई का इतना, एक्स का इतना, वाई का इतना, एक्स का इतना, एक्स का इतना, वाई का इतना, और एक कह रहा है ज्ञात करना संभव नहीं है। तो देखो मैं डायरेक्ट लिखूँगा भाई दोनों तुलना करने पर, तो 3x + 7 बराबर 0, यहाँ से x को सॉल्व करके देख लेना क्या आ जाएगा -7/3, ठीक है। दूसरी समीकरण लोगे 5 बराबर इतना, तो 2 को इधर ले आओगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 7, इसकी तुलना करोगे तो y + 1 बराबर 8, 1 उधर जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू 7, यहाँ से करोगे 2 - 3x बराबर 4, 3x को इधर ले जाओ, 4 को इधर ले जाओ, 2 - 4 बराबर 3x -2 3x, 3 को अपॉन में ले जाएंगे तो x बराबर -3/2। बच्चों यहीं जो है दिक्कत आ गई, क्योंकि देखो ये तो ठीक है कि y बराबर 7 7 7, मतलब ठीक है दोनों सेम है, यहाँ अलग अलग आ गए नहीं आ गए, ये है -7/3, ये है -3/2, ये दिक्कत है क्योंकि ये दोनों मान अलग अलग हमारे नहीं हो सकते। तो इसलिए हम ये बोलेंगे क्योंकि जब दो मान अलग अलग आ गए तो यानी कि ये गलत है मान, क्योंकि मान सेम आने चाहिए, तो हम लिखेंगे ज्ञात करना संभव नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में यह आ सकता है कुछ बच्चों के मन में, सब जब यहाँ पे x के 2 मान आए तो हमने बोला ज्ञात करना संभव नहीं है, लेकिन जब एक सवाल पीछे था जहाँ पर x के 2 मान आए थे, x बराबर 2 x बराबर 4, वहाँ पर 2 मान आए और मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि ज्ञात करना संभव नहीं है, मैंने दोनों के लिए सॉल्व करके दिखा दिया।
है ना। क्वेश्चन क्लियर है ना मेरा कि यहाँ पर 2 मान आए x के, तो मैं बोल रहा हूँ ज्ञात करना संभव नहीं है। लेकिन पीछे एक सवाल करा, वहां पर x के 2 मान आए थे, एक 2 आया था, एक 4 आया था, वहां पर मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो बच्चों सिंपल सा आंसर है, ध्यान रखना ये बात, किसी समीकरण की जितनी घात होती है उसके मान उतने ही होते हैं। देखो वहां पे जो समीकरण बनी थी कुछ ऐसे बनी थी, x² - 6x + 8। अब यहाँ पर इस समीकरण की घात कितनी है, 2। समीकरण की घात का मतलब होता है कि अधिकतम घात वहां पर कितनी है। तो यहाँ पर समीकरण की घात कितनी है, 2, जिसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसलिए इसके कितने मान आए, 2। तो वो चला। लेकिन यहाँ पर देखो जितनी भी समीकरण बनी, चाहे ये बनी, चाहे ये बनी, चाहे ये बनी, चाहे ये बनी, किसी पर भी घात 2 नहीं है तो मान 2 नहीं आ सकते। सब में समीकरण की घात कितनी है, 1 है, तो मान भी कितना आएगा, 1। जबकि आ कितने रहे हैं, 2, गड़बड़ हो गई। हाँ अगर ये है जैसे यहाँ पर द्विघात समीकरण बनी थी, अगर यहाँ पर मान 3 आ जाते तो गड़बड़ हो जाती। क्यों, क्योंकि समीकरण तो द्विघात है लेकिन मान आ रहे हैं 3, तो गड़बड़ हो जाती। लेकिन यहाँ लेकिन था नहीं ऐसा, द्विघात समीकरण थी, 2 ही मान आए थे। जबकि यहाँ पर समीकरण एक एक घात की हैं, जबकि मान कितने, एक एक घात के समीकरण को लीनियर समीकरण बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन यानी रेखिक समीकरण है, तो रेखिक समीकरण यानी एक घात वाली, लेकिन मान कितने आ गए, x के 2। अब देखो यहाँ पर ये जो y के 2 आए, दोनों क्या आए, सेम आए, यानी एक ही मान आया। लेकिन ये दोनों अलग अलग आ गए, इस वजह से हम बोलेंगे कि भैया ज्ञात करना संभव नहीं है। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। आज हालांकि नया तो कुछ नहीं कराया, जो पुराने सवाल थे वही अपने सब कंप्लीट करे हैं। तो जिसने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं करे वो आप करके देख के समझ लेना। 2 सवाल लेने हैं, वो भी करवा दूंगा अच्छे से, क्योंकि वो 2 सवाल करवाने से पहले थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बताने पड़ेंगे, इसलिए वो मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ। अगले वीडियो में वो कॉन्सेप्ट बताऊँगा और करवा दूंगा। बच्चों एक चीज़ हो लास्ट में, जो मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग पढ़ते रहना भैया अच्छे से, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है। आप यकीन मानना, इस समय आज हम जो वीडियो बनाने बैठे थे, हमने 12:30 बजे से स्टार्ट करा था और इस समय 3 बज रहे हैं। अब जाके ये वीडियो बनी नहीं 2:30, क्यों, क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अब इसके बाद क्या होगा पता है, ऐसा नहीं है वीडियो बन के काम का तो अभी से अपलोड करना दिक्कत है, तो वो कम से कम 1 घंटे का काम उसमें है। तो इसलिए आप जो है भैया इस मेहनत को थोड़ा सा साकार करो, आप पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। तो यही मेरा कहना है कि आप लोग पढ़ते रहो। जय हिंद जय भारत, और कमेंट में वही चीज़ हम जय हिंद जय भारत आप जो लोग जरूर लिखेंगे। अरे बड़ा आप लोग भैया ऐसा करते हो जैसे जय हिंद जय भारत लिखने में कहीं आपके पास से कुछ पैसे जा रहे हैं। अरे फ्री में लिखना है भाई, एक मोटिवेशन। देखो बच्चों, किसी भी काम को करने के लिए एक मोटिवेशनल चीज़ मिलना बहुत ज़रूरी है। अब देखो मुझे सुनो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ाऊँ भाई, मुझे मोटिवेशनल कहाँ से मिलेगा, मैं क्यों मोटिवेशन हूँ आपको पढ़ाने के लिए, क्यों मोटिवेट हूँ आपको पढ़ाने के लिए। सिंपल सी बात है, मैं इसलिए मोटिवेट होऊंगा अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। मुझे लगेगा हाँ भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, मेरा साथ दे रहे हो, तो वहाँ से बच्चों मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने के लिए। तो इसलिए जस्ट मेरा है कि आप लोग जय हिंद जय भारत जरूर लिखें, क्योंकि मुझे लगे कि जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ आप लोग कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, सब काम कर रहे हो, तो जो कि पढ़ाने में भी अच्छा लगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार, चलते हैं।